नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। बात देवभूमि की करेंगे, इसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी और अहम जानकारी इस बीच बताने जा रहे हैं आपको। सीएम धामी ने वैश्विक निवेश सम्मेलन पर किया मंथन, ये इस वक्त की बड़ी खबर। निवेश की संभावनाओं को लेकर सीआईआई समूह से मंथन किया है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ विचार विमर्श किया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सीएम धामी ने वैश्विक निवेश सम्मेलन पर मंथन किया है। समूह निवेशकों के साथ संबंधों को बढ़ावा देगा और विकास प्रगति के लिए अनुकूल माहौल जो है वो मदद करेगा मिलने में। सीएम ने निवेश के लिए 27 क्षेत्रीय नीतियां बनाई हैं। सीएम धामी ने वैश्विक निवेश सम्मेलन पर मंथन किया है, तो निवेश की संभावनाओं को लेकर सीआईआई समूह से मंथन किया है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ विचार विमर्श किया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, विकास की प्रतिबद्धता का आश्वासन जो है वो दिया गया है। समूह निवेशकों के साथ संबंधों को बढ़ावा देगा, तो विकास प्रगति के लिए अनुकूल माहौल मदद मिलेगी इससे। सीएम ने निवेश के लिए 27 क्षेत्रीय नीतियां बनाई हैं। तो सीएम धामी ने वैश्विक निवेश सम्मेलन पर मंथन किया है। दिल्ली से बड़ी खबर, सीएम धामी ने वैश्विक निवेश सम्मेलन पर मंथन किया है, विकास की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया है, साथ ही साथ समूह निवेशकों के साथ संबंधों को बढ़ावा देगा, विकास प्रगति के लिए अनुकूल माहौल जो है वो मिलने में मदद होगी। तो सीएम ने निवेश के लिए 27 क्षेत्रीय नीतियां, सीएम धामी ने वैश्विक निवेश सम्मेलन पर मंथन किया है। तो निवेश की संभावनाओं को लेकर सीआईआई समूह के साथ ये मंथन किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ ये मंथन किया गया है। आज हमने सभी इंडस्ट्री लीडर के जो समूह हैं उन सभी से, उनके प्रतिनिधियों से यहाँ पर संवाद किया है, सबसे बात की है। उनके बहुत सारे सुझाव भी मिले हैं और बहुत सारा उन्होंने अपना आकर्षण भी दिखाया है वहाँ आने के लिए। बहुत से उत्तराखंड के लिए उनको सबके मन में है कि वो उत्तराखंड आएंगे और उत्तराखंड में निवेशकों को लाएंगे, बड़ी संख्या में निवेशकों को लाएंगे। इसके अलावा चूंकि आज उत्तराखंड एक ऐसा स्थान बन गया है जो दिल्ली के सर्वाधिक नज़दीक है, एनसीआर का एक पार्ट कहिए, नॉन पोल्यूटेड एरिया ऑफ एनसीआर, जहां बिल्कुल शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, शुद्ध पर्यावरण है। तो एक अच्छा अनुकूल वातावरण वहां पर बना है। और इस दौरान इस इन्वेस्टर समिट का जो हम आयोजन करने का हमने जो विचार किया है, निर्णय किया है, उससे पहले हमने 27 नए जो है विभिन्न प्रकार की नीतियों को भी हमने बनाया है, नई नीतियां लाए हैं। सरलीकरण बहुत सारे क्षेत्रों में हमने किया है। सिंगल विंडो सिस्टम को हम धरातल पर लागू कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम जिसके कारण से लोगों को आसानी हो, उसी क्रम में हमने यहाँ पर संवाद स्थापित किया है। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से की मुलाकात, विद्युत परियोजनाओं को लेकर की बातचीत। बागेश्वर चुनाव को लेकर सियासत तेज, बसंत कुमार ने भाजपा पर लगाए आरोप, कहा मेरी छवि को किया जा रहा धूमिल। हल्द्वानी में भारी बारिश के चलते आपको बता दें कि ड्रेनेज सिस्टम हुआ फेल, साथ ही बरसात में ओवरफ्लो हो रही नहर से होली नहर नगर निगम के दावों की होड़। उत्तरकाशी में गंगनानी के पास खाई में गिरी थी बस, गंगनानी बस हादसे में 7 की मौत, घटना में 28 लोग हुए पूरी तरह घायल। उत्तरकाशी के गंगनानी बस हादसे पर सीएम धामी ने ट्वीट कर जताया दुख, मृतकों के परिवार के प्रति प्रकट की संवेदनाएं, साथ ही घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की। टिहरी में फिर दर के पहाड़, गढ़वाल के शंबा थाना के पास भूस्खलन का मामला, मौके पर पहुंची पुलिस ने तलाशी अभियान किया जारी। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर में भारी से भारी बारिश के आसार, 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी।
भूस्खलन की जद में आया देहरादून का टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में जाने के रास्ते पर गिरा मलबा। मलबे की सफाई का काम जारी। हल्द्वानी में रेरा को लेकर किसानों में रोष। किसानों का सरकार पर आरोप, कहा किसानों के हित में नहीं है रेरा एक्ट। ओपीएस बहाली को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन। दिल्ली में श्रृंखला महारैली का होगा आयोजन। 1 अक्टूबर को होगा महारैली का शुभारंभ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से शक्ति भवन में मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने राज्य के ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिगत बेस लोड सुरक्षित किए जाने और साथ ही राज्य को विद्युत कटौती से मुक्त करने के लिए कोयला आधारित संयंत्रों से 400 से 450 मेगावाट स्थायी आवंटन करने के लिए अनुरोध किया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश के पहाड़ी राज्यों के लिए मानक अलग से निर्धारित कर सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्युत लाइनें और साथ ही विद्युत संयंत्र स्थापित करने का अनुरोध किया। बता दें कि सीएम धामी शुक्रवार की शाम को दिल्ली पहुंचे थे। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने राहुल गांधी को भगवान शंकर का परम भक्त बताया है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव जब नृतन करते हैं तो सृष्टि की जो दुष्ट आत्माएं हैं वो दुखी होती हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी जब नृतन करेंगे तो फिर इसका मतलब है एनडीए का सफाया। भगवान शिव जब नृतन करते हैं तो सृष्टि के जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो दुखी होती हैं। तो राहुल गांधी जी भी शिव जी के भक्त हैं, परम भक्त हैं और उतने ही भोले हैं। यदि वो नृतन करेंगे तो फिर इसका अर्थ है 2024 में एनडीए का सब। उधर देहरादून में लांस नायक दौलत सिंह मेहर के पार्थिव शरीर पर मंत्री गणेश जोशी ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मंत्री ने लांस नायक दौलत सिंह मेहर के आकस्मिक मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट किया है। इसके साथ ही उन्होंने परिवारजनों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। बता दें कि देहरादून में एक सड़क दुर्घटना में जवान दौलत सिंह मेहर बेहद गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसके बाद से अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो मौके पर मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। बता दें आपको कि नम आंखों से सभी ने जवान को विदाई दी है। बढ़ेंगे आगे। बागेश्वर उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कसी है। वहीं उपचुनाव को लेकर जनता टीवी से बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने खास बातचीत की। उत्तराखंड में बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होती जा रही है। भाजपा के कैबिनेट मंत्री और भाजपा से विधायक रहे चंदन रामदास जी के असामयिक निधन के बाद भाजपा ने उम्मीदवार के तौर पर चंदन रामदास जी की पत्नी पार्वती दास को उम्मीदवार के तौर पर चुना है। नॉमिनेशन हो चुका है। पार्वती दास से कुछ बातें करते हैं उसको लेकर कि आपको भाजपा ने एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा है और जैसी घटना घटी दुखद, उसको लेकर बागेश्वर में एक सहानुभूति का माहौल भी है। तो आप बागेश्वर की जनता को लेकर आपके अभी के सपने क्या है? चंदन रामदास के बहुत सारे कार्य जो है वो अधूरे रह गए होंगे, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाने का मन बना चुकी है? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहूँगी। उन्होंने तो बागेश्वर में बहुत अच्छे काम किए हैं और जैसे मंदिरों का निर्माण करना और पुलों का निर्माण करना, सड़कें और स्वास्थ्य, शिक्षा, स्टेडियम और ये शिविर, ये मुख्य है और ये अभी पूर्ण करने हैं। तो अब जब चुनाव जीत जाएंगे तो उसके बाद इन पर कार्य चलेगा।
बिल्कुल भाजपा के उम्मीदवार पार्वती दास का कहना है कि ये जिम्मेदारी आई है तो इस जिम्मेदारी को सिरे तक चढ़ाऊंगी और बागेश्वर की जनता आशीर्वाद के तौर पर जीत सुनिश्चित करेगी। आने वाले समय में चुनाव का पारा और बढ़ेगा और वोटिंग के बाद परिणाम क्या आएगा ये तो परिणाम के दिन ही समझ में आएगा, लेकिन पार्वती दास को पूरी उम्मीद है कि वो इस बार इस उपचुनाव में जीत के साथ भाजपा के जो अधूरे काम है और चंदन राम दास के जो अधूरे काम है उनको पूरा करने का काम करेगी। बागेश्वर से योगेश राणा, जनता टीवी। बढ़ेंगे आगे। उधर उत्तराखंड बीजेपी ने दरअसल वोटर चेतना अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके तहत जल्द से जल्द 18 साल की उम्र को पार कर चुके युवाओं को वोटर लिस्ट से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। साथ ही वैसे लोग जिनका नाम किसी वजह से वोटर लिस्ट हटाया जा चुका है उन्हें भी फिर से वोटर लिस्ट से जुड़ने में सहायता की जाएगी। बता दें कि वोटर चेतना अभियान के शुरुआत राजधानी देहरादून स्थित निजी होटल में आयोजित किए कार्यक्रम से हुई और इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल सहित राज्य भर से कार्यकर्ता मौजूद रहे। वोटर चेतना अभियान अभी तक जो मतदाता नहीं बन पाया उसको मतदाता बनाना, कुछ मतदाताओं के स्थान परिवर्तन हो गए हैं उनको ठीक करना, इसके साथ साथ ऐसे अनेकों नौ मतदाता जो 18 वर्ष के अभी एक प्रथम चरण और 1 जनवरी 2024 का द्वितीय चरण, उसमें हम सब लोगों को सबसे बड़ा काम करा। अभी तक ये एनजीओ सरकारी संस्थाएं करती थी, लेकिन देश के सशस्त्र राजनीतिक दल होने के नाते हम भी इस अभियान में प्रमुखता से जुड़े। इस विषय को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को इस काम में हम जोड़ेंगे और उद्देश्य वही है कि भारत के लोकतंत्र में मतदान का जो महत्व है उसका जागरण करना। उधर उत्तराखंड बीजेपी की ओर से 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके तहत वोटर चेतना अभियान की शुरुआत राजधानी देहरादून से की गई है। इस अभियान को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा 365 दिन और 2400 घंटे चुनाव की तैयारी में लगी रहती है, लेकिन देश की जनता बीजेपी के इस जुमले को पहचान गई है और जनता भाजपा के बहकावे में बिल्कुल नहीं आने वाली। वहीं आपको बता दें कि बागेश्वर उपचुनाव में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का नाम लोगों की जुबान में बैठना शुरू हो गया है। बता दें कांग्रेस बागेश्वर उपचुनाव में बॉबी पवार की ओर से किए जा रहे खुलासों को हाथों हाथ ले रही है। राजनीतिक तौर पर दरअसल कांग्रेस उपचुनाव में प्रदेश सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवान डसीला ने कहा है कि दरअसल प्रदेश सरकार निरंकुश हो गई है और ब्लैक मनी का जो उपयोग है बागेश्वर उपचुनाव में किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग को उपकरण लेने के नाम पर बाजार मूल्य से 3 गुने दाम पर उपकरण खरीदा गया है और साथ ही यूपी की ब्लैक जो लिस्टेड कंपनी के नाम पर टेंडर पास होता है। मात्र एक उपकरण की कीमत इनके द्वारा जो दी गई है वो 59,99,777 रुपया उसकी क्रय कीमत है जो ये पेड करेगी। और जो निविदा है एलाइड मेडिकल कंपनी को इन्होंने जो टेंडर दिया हुआ है उसके द्वारा इन्होंने जो एग्रीमेंट किया गया हुआ है और जो कि उत्तर प्रदेश से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और वहाँ से वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है और जिसमें उसके अनुबंध पत्र जो है जब्त किए गए हैं और उस ब्लैक लिस्ट कंपनी के द्वारा जो है इस उपकरण को खरीदने के लिए निविदा डाली गई है और स्वीकृत करके इन्होंने उपकरण खरीदने का काम किया है। ये सबसे बड़ा घोटाला है। जबकि इसी एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन की कीमत जो है वेस्टर्न कोलफील्ड नागपुर में उसकी कीमत 11,67,000 इसी कंपनी के द्वारा दिया गया है वो भी। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल न्यू दिल्ली 17,05,000 रुपये और मेडिकल कॉलेज जयपुर जो है राजस्थान में कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है वहाँ इस उपकरण को इसी कंपनी के द्वारा 11,16,220 रुपये में खरीदा गया। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर मौसम से जुड़ी आ रही है बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। पहाड़ों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। जी हां, लगातार बारिश हो रही है। देहरादून समेत 10 जिलों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं।
मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश का देहरादून, पौड़ी, नैनीताल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, बागेश्वर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर, चंपावत और बागेश्वर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, हरिद्वार, टिहरी, चमोली जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है राज्य मौसम विभाग की तरफ से। तो भारी बारिश का यह अलर्ट, मौसम खराब बना रहेगा। अभी भी बारिश हो रही है, सभी जिलों के डीएम को सावधानी बरतने के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। बड़ी खबर, पहाड़ों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, यानी मौसम जो है वो खराब बना हुआ है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। किसी भी स्थिति को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश का। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें बागेश्वर उपचुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हैं। उपचुनाव में नाम वापसी के आखिरी दिन निर्दलीय प्रत्याशी जगदीश चंद्र ने अपना नामांकन वापस लिया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के घर में वापसी कर ली है। बता दें कि जगदीश चंद्र बीजेपी में से टिकट न मिलने पर नाराज थे, जिस कारण उन्होंने अपना नामांकन बागेश्वर उपचुनाव में कराया था। और अब वहीं इस पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि जगदीश चंद्र पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी से नाराज होकर बागेश्वर उपचुनाव में कूद गए थे, लेकिन अब उनकी घर वापसी हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। किसी कारणवश ये नाराज होकर पार्टी से अलग हो गए थे, बहुत पुराने पार्टी के सेवक रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बागेश्वर के विकास के लिए और प्रदेश के हित में आज अपना नामांकन वापस लिया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी स्वर्गीय चंदन रामदास जी की धर्मपत्नी पार्वती दास जी को अपना समर्थन दिया है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आपके बीच में है भारतीय जनता पार्टी, और उसमें इतने सदस्य हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराज़गी हो जाती है। घर की आपस की घर की बात है, और नाराज़गी हुई थी। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, पार्टी के संगठन ने जगदीश भाई से बात करी, और कहीं ना कहीं उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। उधर उत्तराखंड में भू अध्यादेश और साथ ही यूसीसी को लेकर दरअसल राज्य सरकार ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। यूसीसी के तहत गठित की गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जल्द ही रिपोर्ट सीएम धामी को सौंप दी जाएगी। तो वहीं भू अध्यादेश की मांग भी लंबे समय से चली आ रही है, ताकि सरकार जल्द ही इस सकारात्मक कदम उठाए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश में इस समय जो स्थिति दिख रही है, ऐसे में भू अध्यादेश को शीघ्र लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। देखिए, आप जानते हैं यूसीसी के मामले में इस सरकार ने बहुत ही प्रमुखता से कदम बढ़ाया है, और आप जानते हैं कि पहली कैबिनेट में जब इससे प्रस्ताव एक माह। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।